दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सर्दी भी बहुत कड़ाके की पड़ रही है, एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, तो आपसे ये आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे, और नहीं करते होंगे तो दोस्तों कम से कम 12-13 घंटा पढ़ने के बढ़ा दीजिए। अब मैं आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में बात करना चाहूँगा कि अपनी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो 11वीं क्लास का पोर्शन था दोस्तों, उसमें अपनी चौथी यूनिट लॉज ऑफ मोशन वो कंप्लीट हो गई थी, और उसके न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को नहीं करवाए हैं। पहले अपन 5वीं यूनिट फ्रिक्शन की बात करेंगे, और उसके बाद में चौथी और 5वीं यूनिट के दोनों के ही साथ में ही अपन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन दोस्तों कर लेंगे, क्योंकि चौथी और 5वीं यूनिट वैसे तो अपने तो 11वीं क्लास में एक ही है कि वही लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन एक साथ ही है, और इसमें क्या है कि फर्स्ट ग्रेड में अलग अलग यूनिट करके दी हुई है। तो पहले अपन फ्रिक्शन पढ़ लेंगे, और फ्रिक्शन के बाद में फ्रिक्शन में अपने 3 ही टॉपिक हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन और लुब्रिकेशन है। इस हिसाब से अपना ये सिलेबस है। तो अपन फ्रिक्शन की स्टडी कर रहे हैं और अपन बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन आप अपन को पता है कि फ्रिक्शन दो संपर्क वस्तुओं के मध्य या दो वस्तुएं जब संपर्क में आती हैं तो उनकी सतहों के मध्य लगने वाला आंतरिक बल है। फ्रिक्शन क्या है? दो वस्तुएं जब संपर्क में आती हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल है। जब फिसलती हैं वस्तुएं एक दूसरे पे तो उनके मध्य जो बल लगता है उसको अपन क्या कहते हैं? घर्षण। क्या कहते हैं? घर्षण। और घर्षण यदि नहीं हो तो अपना चल पाना भी मुश्किल है, अपना खाना भी मुश्किल है, अपना लिखना भी मुश्किल है। तो घर्षण अपने लिए बहुत आवश्यक है। जबकि दूसरा है, घर्षण से हानियां भी होती हैं, जैसे कई मशीनें के पुर्जे कट जाते हैं, फट जाते हैं, मशीनें खराब हो जाती हैं। तो घर्षण से हमें नुकसान भी है और घर्षण से हमें फायदे भी हैं। तो अपन बात करेंगे, देखिए दोस्तों, घर्षण यूनिट 5वीं अपन चल रहे हैं, घर्षण की अपन बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं कि घर्षण क्या है। ठीक है, तो घर्षण एक प्रकार का बल है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यह है कुल संपर्क बल का, यह कुल संपर्क बल का घटक है जो कि संपर्क सतहों के समांतर लगता है, जो कि संपर्क सतहों के समांतर लगता है। कहां लगता है? संपर्क सतहों के समांतर लगता है। घर्षण बल सदैव दो संपर्क सतहों के मध्य, घर्षण बल सदैव दो संपर्क सतहों के मध्य आपेक्षिक, संपर्क सतहों के मध्य आपेक्षिक फिसलन, यानी आपेक्षिक फिसलन का मतलब गति या आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। यानी घर्षण क्या है दोस्तों? ये कुल संपर्क बल का घटक है। कुल संपर्क बल का घटक का मतलब, जैसे एक ये वस्तु पड़ी है और ये मान लो किसी टेबल पर पड़ी है, तो जब तक इस वस्तु पर अपन बल नहीं लगाएंगे तब तक ये हिलेगी नहीं। इसका मतलब क्या है? अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ही इस पे W = mg वस्तु का भार नीचे की तरफ है और प्रतिक्रिया संपर्क बल अपन ने पढ़ा था N ऊपर की तरफ लग रहा है, वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही वस्तु पर अपन F बल लगाएंगे दोस्तों, तो ये जो वस्तु की सतह और ये धरातल की सतह, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? वो घर्षण बल लगेगा। यानी ये इधर भी लग सकता है, यदि ये इधर फिसल रही है तो इधर लगेगा, और यदि ये इधर फिसल रही है तो इधर लगेगा। और F क्या है दोस्तों? बाह्य बल है। तो अपन ने घर्षण क्या किया है? ये कुल संपर्क बल का घटक है। कुल का मतलब है जितना जितना ये संपर्क में है दोनों सतह, वही
लग रहा है, तो ये कुल संपर्क बल का घटक है जो कि संपर्क सतहों के समांतर लगता है। संपर्क सतहों का सतह समांतर का मतलब है ये ऐसे लगता है, तो ये संपर्क सतह है तो इसके समांतर लगेगा, ये संपर्क सतह है तो इसके समांतर लगेगा। ये मान लो इधर जा रहा है तो इस पे तो इस पे किधर लगेगा घर्षण बल, पीछे की तरफ लगेगा। जब अपन चलते हैं, आदमी का चलना भी घर्षण बल के कारण ही है। जब अपन चलते हैं तो ध्यान से आप देखोगे घर्षण बल चलने की दिशा में ही लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे अपन चलेंगे तो अपन अपने पैर के पंजों से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, तो घर्षण बल उसकी विपरीत दिशा में आगे की ओर लगता है। नेक्स्ट बात क्या है, घर्षण बल सदैव दो संपर्क सतहों के मध्य या तो अपेक्षिक फिसलन, जैसे ऐसे कर रहे हैं, एक इधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है फिसलन, या अपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति का, या तो वस्तु फिसल रही हो या फिसलने की क्या कर रही हो, प्रवृत्ति रख रही हो, वहां क्या करता है घर्षण बल काम में लेता है। जैसे बच्चे हैं वो तिसल पट्टी पे फिसलते हैं तो दोस्तों वहां भी घर्षण बल, और आपने देखा होगा कि कंटिन्यूअसली वो यदि वहां फिसलते हैं तो उनके कपड़े भी फट जाते हैं। ये सारे कारण किसके कारण है? घर्षण के कारण ही। अब घर्षण की उत्पत्ति का कारण क्या है? अब घर्षण की उत्पत्ति में लोगों ने दो अलग अलग मतों के मत बताए हैं। पुराना मत तो क्या कहता है, जब लोग कहते थे, पुराना मत तो ये कहता है कि भाई एक कोई बॉडी ऐसे, जैसे बॉडी ए है और दूसरी कोई बॉडी बी है ऐसे, तो इन दोनों के बीच में, ये पुराना मत है, इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग हो जाती है। यानी अपन इसको क्या कहेंगे? इंटरलॉकिंग। पुराना मत तो यह है कि इंटरलॉकिंग हो जाती है। इसको अपन क्या कहेंगे? बॉडी ए, और इसको अपन क्या कहेंगे? बॉडी बी। कि बॉडी ए और बॉडी बी की जो खुरदरी सतह हैं, उन सतहों के बीच में एकदम इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण घर्षण बल लगता है। अपन ये कह सकते हैं जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में आती हैं तो एक सतह का खुरदरापन दूसरी सतह के खुरदरेपन में क्या हो जाता है? फंस जाता है, यानी इंटरलॉक हो जाती है। ये फंसना क्या करता है? गति का विरोध करता है। यदि अब इसको अपन चलाएंगे तो ये चल नहीं पाएगा क्योंकि ये इंटरलॉक हो गई। ये पुराना मत है कि, और ये गति का विरोध करती है तो अपन कहेंगे कि भाई घर्षण इस पे क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया। ये क्या है दोस्तों? पुराना मत है। दूसरी बात क्या है? नया मत क्या कहा लोगों ने? नया मत ये कहा कि जब वस्तुएं हैं, तो जब एक दूसरे से, जैसे चिकनी वस्तुएं हैं, तो जैसे वस्तुएं इस हिसाब से संपर्क में आती हैं, तो यहां अंतर आणविक बल इतने इफेक्टिव हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उनके मध्य गति करवाना अब अपने लिए क्या नहीं है? बहुत ही कठिन है। यानी ये एक जो वेव गई वो बॉडी ए को शो कर रही है, ये वाली जो सतह है वो बॉडी ए की सतह है ऐसे, और ये जो सतह है दोस्तों वो बॉडी बी की सतह, नीचे वाली सतह, ये वाली सतह, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जहां ये मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसको अपन ने कहा है इंटर मोलिक्यूलर बल। अपन ने क्या कहा? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा है, जिसके कारण ये इनके जो कण है, परमाणु अणु हैं, वो एकदम क्या होते हैं? आकर्षण बल से बंधे होते हैं, यानी वो क्या करेंगे? एक दूसरे पे गति का विरोध करेंगे। तो ये नया मत है। नया मत क्या हो गया कि दो सतहों के वास्तविक संपर्क बिंदु पर, ये है वास्तविक संपर्क बिंदुओं पर, दोनों सतहों के परमाणु एवं अणु एक दूसरे को प्रबल बल से क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। प्रबल बल से क्या कर लेते हैं दोस्तों? आकर्षित कर लेते हैं। इसी आकर्षण के कारण क्या करता है? गति का विरोध होता है। क्या होता है? गति का विरोध। तो यहां तो क्या होगी कि इंटरलॉक माना है लोगों ने कि खुरदरापन होता है, जिसके कारण वस्तुओं में इंटरलॉकिंग हो जाती है, यानी वो अब यदि गति करेंगे तो गति का विरोध करेंगे, जिसके कारण घर्षण उत्पन्न हो गया। और यहां अपन ने कहा कि जो भी वस्तु ए से वस्तु बी संपर्क में, वास्तविक संपर्क में आएंगी, तो इसके अणु या परमाणु है वो एक दूसरे से क्या कर लेंगे? आकर्षण बल से आकर्षित हो जाएंगे। तो वो जब गति का विरोध करेंगे तो वो भी क्या करेंगे दोस्तों? गति का विरोध करेंगे। तो गति का विरोध करने से यहां भी क्या उत्पन्न हो जाएगा? घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। यह पुराना मत था, और घर्षण का ये क्या है दोस्तों? नया मत है। अब अपन बात करते हैं कि घर्षण है वो निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्भर करता है। कि घर्षण किस पर निर्भर करता है? हाँ, घर्षण की निर्भरता, ये समझ में आ रहा होगा। घर्षण की निर्भरता, हाँ, घर्षण बल की निर्भरता, कि घर्षण बल है वो निर्भर किस हिसाब से कर रहा है, किन बिंदुओं पर कर रहा है। तो घर्षण बल केवल संपर्क सतहों के,
घर्षण बल केवल संपर्क सतहों के, घर्षण बल केवल संपर्क सतहों के संपर्क कणों द्वारा घेरे गए, संपर्क कणों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल, संपर्क कणों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल यानी वास्तविक संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है, वास्तविक संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये वस्तु द्वारा घेरे गए, ये वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल, वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर, वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल यानी ये क्या है, आभासी संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, यानी दो वस्तुएं हैं, घर्षण बल केवल संपर्क सतहों के कणों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर बात करेंगे। जैसे मान लो कोई वस्तु किसी सतह पर, फर्श पर टिकी हुई है, तो जितनी वो टिकी रहती है, यानी जितने उसके कण जो वस्तु से संपर्क, धरातल से संपर्क में रहेंगे, उन्हीं पर वो निर्भर करता है। संपर्क कणों के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, यानी वास्तविक संपर्क क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु वास्तव में कितना स्थान घेरे हुए है, जितना उसके टच में होंगे, सतह है, दोनों आपस में टच होंगे, उनके क्षेत्रफल पर यह निर्भर करेगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्थितिक, जैसे अपन घर्षण की बात करें दोस्तों, घर्षण जनरली दो प्रकार का, एक तो स्थितिक घर्षण का मतलब क्या है कि किसी वस्तु पर अपन बल लगा रहे हैं और वस्तु हिल ही नहीं रही है, यानी इसका मतलब यह है कि दोनों सतहों के बीच का घर्षण बल अपन ने जो बल लगा रहे हैं उससे ज्यादा है, ठीक है, यानी वस्तु हिल ही नहीं रही। इसका मतलब उस स्थिति में जो घर्षण है वो स्थितिक घर्षण, और उसको अपन डिनोट किससे करते हैं, एफ एस। एफ का मतलब है बल, एस का मतलब है दोस्तों स्टैटिक। और दूसरा जो घर्षण है उसको अपन कहेंगे गतिक घर्षण, वस्तु चलने लग जाए सतह पर तो उसे अपन क्या कहेंगे, एफ के। और स्थितिक घर्षण बल की एक लिमिटिंग केस आती है जिस पर वस्तु एकदम से गति करना प्रारंभ कर दे, दैट इज उसको अपन कहेंगे लिमिटिंग, यानी एफ एस मैक्सिमम। उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, सीमांत घर्षण बल। क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल। तो मैं ये जो घर्षण बल अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं ये बता रहा हूं कि स्थितिक घर्षण बल है, स्थितिक घर्षण यानी एफ एस को छोड़कर घर्षण बल, इसको छोड़कर घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल n पर निर्भर करता है, अर्थात F समानुपाती क्या होता है दोस्तों, n होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है कि जैसे ये कोई वस्तु पड़ी है किसी सतह पर और इस पर वस्तु का भार अपन ने पढ़ा है W बराबर mg नीचे की तरफ लग रहा है और इस पर प्रतिक्रिया बल किधर लग रहा है, n। तो यहाँ यदि ये वस्तु F बाह्य बल से अपन इसको लगा रहे हैं और यहाँ घर्षण बल लग रहा है, तो F है घर्षण बल, वो किस पे डिपेंडेंट है, प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसको छोड़कर, स्थितिक घर्षण बल Fs को छोड़कर, क्योंकि स्थितिक घर्षण बल है, गति घर्षण बल है और सीमांत घर्षण बल है। सीमांत घर्षण का मतलब है स्थितिक घर्षण बल का अधिकतम मान, लिमिटिंग केस है ये इसका, तो ये इस पर निर्भर करती है। अब देखो अपन एग्जाम्पल देंगे, वो एग्जाम्पल अपन को समझना है, डायग्राम बना के अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस हिसाब से, मतलब कौन से बल साम्य अवस्था में कैसे कैसे लगेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले कंडीशन क्या है कि कोई ये सतह है, ठीक है, धरातल है और धरातल पर कोई बॉक्स पड़ा है या m मास का कोई गुटका पड़ा है, बॉक्स पड़ा है, ये m इसका मास है, m मास का कोई बॉक्स है पड़ा है, इसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों, m अपन ने मान लिया। अब इस पर अपन देख रहे हैं कि भाई कौन कौन से बल लगे, तो इस पर बल अपन मान सकते हैं, ये लगा m यानी mg भार, W बराबर mg, और इस पर जितना mg लगा रहा है उतना ही क्या लगेगा, प्रतिक्रिया बल, यानी ये क्या हो गया,
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया जो वस्तु के सतह के क्या है, लंबवत। इस पे अपन ने क्या लगाया, बाह्य बल इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं दोस्तों, बाह्य बल इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो घर्षण बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, दैट इज एफ। ये क्या हो गया, छोटा एफ, क्योंकि वस्तु पर अपन बाह्य बल इधर से लगेगा, ये बाह्य बल एफ यहां लगा रहे हैं, तो घर्षण बल इधर से लगेगा। अब ये घर्षण बल यहां मैंने नीचे दिखाया, लेकिन दोस्तों आपको मानना कहां पर है, यहीं पे मानना है। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम बनता कैसे है। तो इस पूरे बॉक्स को अपन एक पॉइंट मान लेंगे और पॉइंट पर ये बाह्य बल लग जाएगा, ये जैसे इसको मैं ऐसे, ये बाह्य बल, ये घर्षण बल और ये नॉर्मल, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, mg। यानी इस बॉक्स को अपन क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर इस हिसाब से सारे के सारे बल मैंने बना दिए, दैट इज ये क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। ये भी फ्री बॉडी डायग्राम ही है, लेकिन आपको मानना है, ठीक है। अब इस पे अपन बात देखें तो वस्तु क्या नहीं कर रही, एकदम रेस्ट में पड़ी है। तो n बराबर क्या हो गया, यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है दोस्तों वो क्या हो गया, n बराबर mg। क्या हो गया, n बराबर mg। और ये क्या है, f एक्सटर्नल, ext, f जो लग रहा है बल वो बाह्य बल लग रहा है। ये पहली स्थिति होगी। दूसरी स्थिति क्या है दोस्तों, कि अब बल की जो स्थिति है, ये वही धरातल और इस पे ये बॉक्स पड़ा है, ध्यान से, m मास का वही बॉक्स है, ठीक है। इस पर यही बल w बराबर mg नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर, ठीक है। और अब इस पे जो बॉस बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है बल, कि अपन ने इस बल को ऐसे डिनोट कर दिया कि ये बल लग रहा है यहाँ से एफ ऐसे, ठीक है। और ये बल है, इसने क्या बनाया, थीटा कोण बना रहा है, कहाँ से, क्षैतिज से। अब इसके अपन घटक लेंगे तो इसका ये घटक तो क्या हो गया दोस्तों, एफ कोस थीटा, और इसका लंबवत घटक यानी ये क्या हो गया, एफ साइन थीटा, ठीक है। क्या हो गया, एफ साइन थीटा। अब ये फोर्स यदि एफ कोस थीटा के कारण मूव कर रहा है तो इस पर घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे की तरफ यहाँ लगेगा। अब अपन इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहें, ध्यान से देखना कि एन और एफ साइन थीटा, अब ये यहाँ तो मैंने अलग अलग बना दिए, लेकिन जैसे ही अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये सारे के सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो दोस्तों क्या होगा, एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg। भाई ये दोनों ऊपर की तरफ है, एन भी ऊपर की तरफ, और ये घटक एफ साइन थीटा ये भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो एन यहां से यदि अपन निकालें, एन प्लस एफ साइन थीटा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, mg माइनस एफ साइन थीटा। इसके लिए अपन ने क्या लिख दी, ये समीकरण लिख दी, ये डायग्राम से एन बराबर क्या हो गया, mg माइनस एफ साइन थीटा। इसी हिसाब से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट तीसरे डायग्राम की अपन बात करें। ये डायग्राम अपने लिए न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा डायग्राम क्या है दोस्तों, यही एम मास का वही गुटका, ठीक है। और इस पे वही भार नीचे की तरफ mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ n लग गया। और अब की बार इस पर फोर्स किधर लग रहा है दोस्तों, इस पर फोर्स लग रहा है ऐसे, ऐसे इस पे फोर्स लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ये f है, और ये कोण कितना है, थीटा है। ये कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा तो ये घटक इसका क्या हो गया, एफ कोस थीटा, और ये घटक इसका ये नीचे की तरफ ये क्या हो गया, एफ साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, एफ कोस थीटा की डायरेक्शन किधर, इधर है, ठीक है। यानी फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो घर्षण बल किधर लगेगा दोस्तों, इधर ही लगेगा। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। घर्षण बल किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एफ हो गया, ठीक है। तो अब इसके लिए इक्वेशन लिखें अपन, तो देखो mg और f साइन थीटा एक डायरेक्शन में हो गए, तो n बराबर क्या हो गया, n अकेला रह गया, ये नीचे की तरफ आएगा, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो n बराबर क्या हो गया दोस्तों, mg प्लस f साइन थीटा। ये इक्वेशन हो गई, स्केल बैलेंस इक्वेशन। तीसरी चौथी जो सिचुएशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें बच्चे गलती करते हैं। क्या है कि एक नततल है अपने लिए, क्या है दोस्तों, एक नततल है, तिसल पट्टी जिसे अपन बोलते हैं, और ये क्षैतिज से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। और इस पे क्या रख दिया अपन ने, कोई गुटका रख दिया, इस हिसाब से ये गुटका अपन ने रख देते हैं इस पे। अब गुटका चाहे अपन कैसे ही रखें, इस पे आपको ध्यान ये देना है कि हमेशा ये इसका सेंटर ऑफ मास अपन मान लेते हैं, ये गुटका ऐसे है, तो इस पे mg इधर नहीं लगेगा, mg हमेशा किधर लगेगा दोस्तों, नीचे की तरफ ही लगना है, क्योंकि भार हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, ठीक है। और
अब इस पर प्रतिक्रिया बल तो सतह के लंबवत ही लगना है, यानी प्रतिक्रिया बल सतह के लंबवत यानी n है, सतह के लंबवत यही है, ठीक है। और ये आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये नीचे की तरफ, अब देखो यहां से ये मैंने ये बना दिया। अब मेरे को ये कोण आपको कैसा लग रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री लग रहा है। तो ये पॉइंट यहां पर मान लीजिए आप, ये पॉइंट यहां पर अपन मान लें, तो ये कोण कितना हो गया दोस्तों, 90 माइनस थीटा। ये कोण कितना हो गया, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। ये कोण थीटा है, तो mg का ये घटक क्या हो गया दोस्तों, mg cos थीटा, और इसका ये घटक यानी ये क्या हो गया, mg sin थीटा, लंबवत घटक mg sin थीटा। तो mg sin थीटा के कारण ये इधर गति करेगा, यानी इसका मतलब इस पर घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए दोस्तों, इस m मास के गुटके पर सारे के सारे क्या हो गए, फोर्स हो गए। अब आप इसको इजीली से मतलब क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ये समझ में आ गया, गुटके पे mg नीचे की तरफ, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये थीटा। तो ये जो कोण यहां पर है, इसको अपन यहां पॉइंट मान लेते हैं कि भाई ये यहीं पे है, बिल्कुल संपर्क में। और ये 90 माइनस थीटा कोण हो गया, चाहे यहां से ले लो ऐसे, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा हो गया, इसका ये घटक mg है, तो ये क्या हो गया, mg cos थीटा, और इसका ये लंबवत घटक mg sin थीटा। तो mg sin थीटा के कारण ये नत्तल पर क्या करेगा, गुटका गति करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी, नेक्स्ट केस क्या है दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस डायग्राम में, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अपने पास में पांचवी जो पोजीशन है दोस्तों, वो क्या है कि अब की बार सतह अपन ने ऐसे बना दी और गुटका इस पर ऐसे पड़ा है, ठीक है, m मास का गुटका है। तो नॉर्मल फोर्स तो किधर लगेगा, सीधी सी बात है, नॉर्मल तो इधर ही लगेगा, इधर ये लो नॉर्मल n लग गया। mg किधर लगेगा, mg नीचे की तरफ ही लगेगा, क्योंकि भाई यही रूल कहता है, ठीक है। अब m मास का गुटका, अब इस पर f एक्सटर्नल यदि अपन ने ऐसे लगाया, f एक्सटर्नल यदि अपन ऐसे लगा रहे हैं, तो n बराबर यहां पर, हाँ इसके लिए n की इक्वेशन लिखें अपन, तो n बराबर क्या हो गया दोस्तों, n बराबर किससे बैलेंस करेगा, mg cos थीटा से, n बैलेंस कर जाएगा। n बराबर क्या हो गया, mg cos थीटा। और यहां f एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। अब गुटका देखो, यदि नीचे के n, तो f एक्सटर्नल को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो अब यदि गुटका इधर नीचे की तरफ गति करेगा, और ये होता ही है नॉर्मली, आप किसी सतह के ऐसे कोई गुटका चिपका दो, इधर आप फोर्स लगा रहे हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, नीचे करेगा। तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा दोस्तों, ऊपर की तरफ, किधर लगेगा फ्रिक्शन। ये मैंने छोटा बल बनाया है, ये सारा का सारा घर्षण बल है, ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, घर्षण बल है, ठीक है। इक्वेशन समझ में आ गई होगी। और ये नीचे की तरफ क्या करेगा, गति करेगा। और यहाँ n बराबर क्या हो गया दोस्तों, f एक्सटर्नल, क्या हो गया, n बराबर f एक्सटर्नल। ये सारे के सारे डायग्राम अपन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में चाहिएंगे। एक बार फिर से देख लिए दोस्तों, पहले में क्या है कि f एक्सटर्नल यहां लगा हुआ है, mg नीचे की तरफ है, n प्रतिक्रिया बल, जितना बल ये गुटका इस सतह पर लगाएगा उतना ही बल ये सतह इस गुटके पर लगाएगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल या अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। सतह के लंबवत लगा है, अपन पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा है। दूसरा बल है वो किसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो घटक ले लिया अपन ने, तो क्षैतिज घटक है वो f cos थीटा, वो तो गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या हो जाएगा, उसके बाहर से संतुलित हो जाएगा, यानी अपन ने n बराबर mg माइनस f sin थीटा इक्वेशन लिख दी। फिर नेक्स्ट बल ऐसे लगा हुआ है, अब बल की डायरेक्शन दोस्तों ये है तो इसका क्षैतिज घटक तो ये है जो गति किधर करवाएगा, इधर गति करवाएगा, और इसका लंबवत घटक ये है नीचे की तरफ, तो ये दोनों नीचे की तरफ आ गए, और ये इसके लिए है, तो फ्रिक्शन ये इधर गति करेगा गुटका, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये तीसल पट्टी अपन काम में लेते हैं, वो है नत्तल, इसे अपन बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोला जाता है, इंक्लाइंड प्लेन, हिंदी में बोलते हैं नत्तल। और ये वाला ये है जो जनरली अपन देखते ही हैं। तो ये आपको बातें समझनी है। डायग्राम आपको यदि समझ में आ गया तो अपने बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब दोस्तों देखिए, अपन पढ़ते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार, मैंने अभी बताया आपको कि घर्षण के जो प्रकार है, मोस्टली अपने घर्षण के प्रकार अपन देखते हैं। घर्षण के प्रकार, घर्षण के प्रकार अपन जनरली देखें, साधारण लैंग्वेज में देखें तो एक तो है शुष्क घर्षण,
शुष्क घर्षण, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, श्यान घर्षण या तरल घर्षण, क्या है, तरल घर्षण। और तीसरा जो प्रकार है उसको अपन क्या कहते हैं, आंतरिक घर्षण। क्या है, आंतरिक घर्षण। वो अपन ने घर्षण गुणांक के हिसाब से बताए थे, और ये जनरली अपन जो घर्षण के प्रकार हो सकते हैं डेली लाइफ में अपन देखते हैं, ये इस हिसाब से है। अपन ये कह सकते हैं घर्षण संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं अपने डेली लाइफ में, वो इसी प्रकार के घर्षणों के उदाहरण है। शुष्क घर्षण हो गया, तरल घर्षण हो गया, आंतरिक घर्षण में अपन जो डेली अपन देखते हैं वो है। शुष्क घर्षण का मतलब क्या है कि जब दो ठोस सतह एक दूसरे पे फिसलें, ठोस सतह एक दूसरे पे फिसलें या दो ठोस सतहों के मध्य लगने वाला बल या तो फिसले या फिसले की प्रवृत्ति रखती हो, ठीक है ना। जब संपर्क में स्थित दो अस्नेहक, यानी उन ठोस सतहों के बीच में किसी प्रकार का कोई स्नेहक नहीं डाला हुआ, एकदम सूखे हैं, तो वो जब एक दूसरे पे क्या करते हैं, फिसलते हैं, अस्नेहक ठोस सतहें एक दूसरे पर फिसले या फिसलने की प्रवृत्ति रखती हैं, तो उसे अपन दोस्तों क्या कहते हैं, शुष्क घर्षण बल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी क्या है, कूलाम्ब। क्या है दोस्तों, कूलाम्ब घर्षण भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कूलाम्ब घर्षण भी कहते हैं। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि ठोस सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण को शुष्क घर्षण कहा जाता है, और जहां भी घर्षण का नाम आए उसको अपन शुष्क घर्षण ही मानते हैं। मतलब शुष्क घर्षण को ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों, जनरली भाषा में घर्षण ही कहते हैं। घर्षण का मतलब हो गया कि दो ठोस सतहों के मध्य लगने वाला बल या गति का विरोध करने वाला बल। तो शुष्क घर्षण का मतलब क्या है, घर्षण बलीय, फ्रिक्शन जिसे अपन बोल रहे हैं वो दोस्तों शुष्क घर्षण ही है, ठीक है। तरल घर्षण का मतलब क्या है कि जैसे नदी में पानी की लहर चल रही है, तो एक लहर ऊपर की तरफ दूसरी नीचे की तरफ, जैसे ऐसे पानी का बहाव है ऐसे लेयर्स के रूप में, तो ये जो लेयर्स एक दूसरे पे बल लगाती हैं, तरल एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, गति का विरोध करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, श्यानता। यानी तरल में लगने वाले घर्षण बल को अपन क्या कहते हैं, श्यानता कहा जाता है। विस्कस क्या कहा जाता है, श्यानता कहा जाता है। और जब कोई ठोस वस्तु किसी तरल में तैरती है, तो ठोस के ऊपर तरल के द्वारा उत्पन्न घर्षण को अपन क्या कहते हैं, श्यान बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, श्यान बल कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब मकान बनाते हैं तो तराई करते हैं, तो पानी एकदम आप दीवार के सारे देखोगे तो दीवार के सारे एकदम नीचे से एकदम स्मूथली आता है। उस टाइम पे जो घर्षण बल लग रहा है वो दोस्तों कौन सा बल लग रहा है, श्यान बल लग रहा है, श्यान बल लग रहा है। तो शुष्क घर्षण ठोस, ठीक है, ठोस सतहों के मध्य श्यान बल, या तो तरल के मध्य या तरल और ठोस के मध्य। और जब आंतरिक घर्षण क्या है कि अपने पास में जब ठोस वस्तुएं होती हैं जो बहुत सारे इंटरमोलिकुलर पार्टिकलों से बनी होती हैं, जब वो चलती हैं तो उनके अंदर की भाग की तरफ पार्टिकलों के बीच में जो घर्षण पार्टिकल एक दूसरे पे जो फिसलते हैं, जब ठोस वस्तुओं में अपरूपण होता है, किसके कारण होती है, जब ठोस वस्तु में अपरूपण, जब ठोस वस्तु में अपरूपण होता है, यानी तब उसके विभिन्न भाग एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, फिसलते रहते हैं, तथा घर्षण बलों का क्या बनाते हैं, एक निकाय बनाते हैं। यानी किसी वस्तु के अंदर जब वो गति कर रही है और उसके अंदर उपस्थित पार्टिकलों के मध्य जो आपेक्षिक गति होती है उसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, आंतरिक घर्षण कहते हैं। तो ये डेली लाइफ में अपने लिए काम का है, ठीक है। अब लोगों के बारे में क्या है कि प्रकृति में घर्षण सर्वतः विद्यमान है। प्रकृति में घर्षण सर्वत्र विद्यमान है। और आपको यह भी पता है घर्षण के कारण क्या होती है, घर्षण के कारण हानि होती है। कैसे हानि होती है, जैसे मशीनें चलती हैं, सामान्यतः जैसे मशीनें चलती हैं तो मशीनें गर्म हो जाती हैं, और कई बार तो ये स्थिति हो जाती है कि वो जल भी जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वस्तुओं का मशीन में जैसे कोई पुर्जा लगा दिया तो घर्षण के कारण वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, घिस जाती हैं, पार्ट घिस जाते हैं, तो अपन को नए पार्ट लगाने पड़ते हैं, तो उसके कारण अब क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। इसलिए हम इसके प्रभावों को, घर्षण के प्रभावों को कम करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों में अब त्वचा भी रूखी हो जाएगी घर्षण के कारण, तो अपन लुब्रिकेंट लगाते हैं, वेसलिन वगैरह यूज करते हैं, लिप गार्ड यूज करते हैं, ये सारी चीजें हैं। वायुयानों में भी घर्षण के कारण क्या होती है, हानि होती है। दूसरा तो एक तो क्या हो गया, घर्षण के कारण अपन को हानि भी बहुत है,
और घर्षण अपने लिए जरूरी भी बहुत है। क्या है दोस्तों? जरूरी भी है। जैसे वायुयान चलती है तो घर्षण क्या होता है? घर्षण के कारण पहियों में और उसमें प्लेटफॉर्म में क्या होता है? घर्षण होता है। या वायु जब चलती है दोस्तों, हवा और वायुयान के मध्य घर्षण होता है, तो वहां घर्षण के कारण अपन को बहुत सारी हानि हो रही है। और जब इंजन चलता है, जब गाड़ियों का इंजन चलता है तो पिस्टन आपने देखा होगा कि पिस्टन के रगड़ने से घर्षण होता है, तो गाड़ियां चलती हैं, तो वहां वो पिस्टन भी धीरे धीरे क्या होते हैं? घर्षण के कारण घिस जाते हैं, यानी हानि होती है। तो घर्षण से अपन को बहुत सारी हानियां भी हैं, लेकिन घर्षण से अपने लिए क्या है? बहुत जरूरी भी है। जिनके कारण हम घर्षण के प्रभावों को, जरूरी है तब तो अपन घर्षण के प्रभावों को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई गाड़ी यार उसके टायर घिस गए और आपने ब्रेक लगाया लेकिन ब्रेक नहीं लगे, तो आप क्या कहोगे कि नया टायर लगाओ, क्योंकि भाई ब्रेक नहीं लग रहे हैं। तो वहां अपन घर्षण को बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। और जैसे कोई मशीन है, उसका पुर्जा यदि खराब हो गया तो अपन कहते हैं कि इसके घर्षण को कम करो, इसमें तेल डलवाओ, जिसके कारण घर्षण कम हो और मशीनों के पुर्जे कम से कम घिसे। ठीक है, तो घर्षण से अपन को हानि भी है और घर्षण से अपन को क्या है? चल जरूरी भी है। जैसे हमारे पैर और धरातल, पैरों और अपने पैरों तथा धरातल के मध्य, पैरों तथा धरातल के मध्य लगने वाले घर्षण बल को, लगने वाले घर्षण बल जिनकी सहायता से हम चल या भाग सकते हैं। हमेशा याद रखना, घर्षण बल हमेशा आदमी की चलने की दिशा में लगता है। पहियों वाले सभी वाहनों की गति भी घर्षण बल के कारण ही नियंत्रित होती है। शुष्क घर्षण के प्रकार, ये शुष्क घर्षण, इसके प्रकार देखिए। शुष्क घर्षण के प्रकार अभी अपन ने पढ़ा था, घर्षण, तरल घर्षण, आंतरिक घर्षण। अब शुष्क घर्षण, अब जो अपना मेन जो टॉपिक है घर्षण, वो शुष्क घर्षण से, ठीक है, वो आगे। तो इसके प्रकार अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुष्क घर्षण के प्रकार, शुष्क घर्षण के प्रकार, शुष्क घर्षण के प्रकार, शुष्क घर्षण के प्रकार। शुष्क घर्षण का प्रकार क्या है कि जैसे मान लो ये कोई वस्तु धरातल है और इस धरातल पर कोई ठोस वस्तु पड़ी है, ठीक है। अब इस पर दो बल ही कार्यरत है। क्या है कि भाई इस पर N प्रतिक्रिया बल तो धरातल से ऊपर की ओर, और इस पर बल W वेट नीचे की तरफ। यानी अपन इसको डिनोट करना चाहें, यहाँ साइड में मैं डिनोट कर रहा हूँ कि इस पर N तो ऊपर की तरफ लग रहा है और W दोस्तों किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। अपन ने डायरेक्शन इसको ऐसे बता दी। दृढ़ वस्तुओं की यांत्रिकी में, हाँ, दृढ़ वस्तुओं की यांत्रिकी में सदैव शुष्क घर्षण ही कार्य करता है। सदैव शुष्क घर्षण ही कार्य करता है कि जब ठोस पिंड हो तो वहां पर जो घर्षण लगेगा वो शुष्क घर्षण ही लगेगा। हम अधिकांशतः शुष्क शब्द को प्रयुक्त नहीं करके, हम शुष्क शब्द का प्रयोग नहीं करके केवल घर्षण का प्रयोग ही करते हैं। केवल घर्षण का ही प्रयोग करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। केवल शुष्क नहीं है, जबकि तरल में भी लगता है। तो अपन जो घर्षण बल बोल रहे हैं, साधारण लैंग्वेज में अपन जनरली बोलते हैं घर्षण बल लग रहा है, तो घर्षण बल का मतलब दोस्तों किससे है? शुष्क घर्षण बल से ही है। ठीक है, अब देखो अपन एक इस डायग्राम पे विचार कर रहे हैं कि ये कोई खुरदरी सतह है और खुरदरी सतह पर अपन ने क्या रख दिया? खुरदरी सतह, क्षैतिज सतह, खुरदरी सतह, जिस पर अपन ने क्या रख दिया? एक M मास का गुटका रख दिया, जिसका भार कितना है दोस्तों? W माना है। और इस पर कौन सा बल लग रहा है? इस धरातल, इस सतह के कारण इस पर नॉर्मल प्रतिक्रिया बल लग रहा है। इस बॉक्स पर किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है, मतलब ना तो पोजीशन इधर है ना इसका पोजीशन इधर है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इसको कौन क्या कर रहा है? इसको N है, N बराबर क्या है दोस्तों? W। अब ना तो ये गति इधर कर रहा है ना ये गति इधर कर रहा है, ठीक है।
अब भार का कोई क्षैतिज घटक भी नहीं है जो इसको यहां गति करा रहा है, ठीक है। अतः बॉक्स पर क्षैतिज सतह की प्रतिक्रिया सतह के लंबवत होती है, ये एन इसके लंबवत होती है। इसे एन से दर्शाते हैं। बॉक्स के साम्य अवस्था में होने पर, यदि बॉक्स साम्य अवस्था में है तो अपन ये कह सकते हैं कि अविलंब प्रतिक्रिया बल का परिमाण इसके क्या है, विपरीत दिशा में है तथा एक ही रेखा में है, सहरेखीय है। क्या है दोस्तों, सहरेखीय है। अब बॉक्स पर धीरे धीरे, अब एक तो स्थिति ये होगी, अब दूसरी स्थिति क्या है दूसरी स्थिति मैं बना रहा हूं दोस्तों, ये दूसरी स्थिति, यही बॉक्स है और इस पर वही प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, ठीक है। और अब इस पर अपन ने क्या लगा दिया, बाह्य बल F लगा रहे हैं अपन। लेकिन बाह्य बल F तो लगा तो रहे हैं अपन, लेकिन दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आ रहा, यानी अब Fs है, यानी n बराबर तो क्या हो गया, W, n बराबर तो W, यानी ये तो क्या है, नॉर्मल पोजीशन, किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगा हुआ है। इसमें केवल दो ही बल है, एक तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल और एक भार नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है कि अब ये पहली स्थिति, सेकंड स्थिति क्या है कि अब अपन इस पे बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु फिर भी हिल नहीं रही है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, Fs बराबर क्या है, F, यानी जो एक ऐसा बल इन दोनों सतहों के मध्य लग रहा है जो इसको गति कराने में क्या कर रहा है, दुविधा उत्पन्न कर रहा है। अब अपन कहते हैं कि अब अपन बॉक्स पर धीरे धीरे बढ़ाया हुआ एक क्षैतिज बल F लगाकर इसे खिसकाने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में जब F का मान कम है तो बॉक्स नहीं खिसकता है। इसे समझने के लिए माना कि एक बॉक्स अपन ने ले लिया, कार्य करता है जो परिमाण में F के बराबर है परंतु इसकी दिशा विपरीत है, फिसलना प्रारंभ, यानी इस टाइम में जो घर्षण बल है दोस्तों उसे अपन क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण। क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण, कि अपन ने इस पे बल लगा दिया फिर भी इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, स्थैतिक घर्षण कहलाता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि स्थैतिक घर्षण F का मान बढ़ा रहा हूं, F का मान धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, तीसरी स्थिति अपने पास में क्या जाएगी तीसरी स्थिति आ जाएगी कि ये तो सतह और इस पे अपन ने क्या लगा दिया, ये अपना गुटका, ठीक है। और अब इस पे वही बल, किधर, N नीचे की तरफ, F इधर लग गया और अविलंब यानी वेट नीचे की तरफ, भार। अब अपन ने क्या कर दिया, अब अपन इस पे इतना बल लगा रहे हैं कि ये Fs हो गया, ठीक है। तो Fl कहने का मतलब क्या है कि अब अपन इतना बल लगा रहे हैं कि इस गुटके को यहां से चलना ही पड़ेगा। तो एक ये है कि इसकी अधिकतम परास यानी घर्षण बल मैक्सिमम हो गया, तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण की लिमिटिंग, जिसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, Fl। अब Fl बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, यानी इसके बाद में यदि बाह्य बल का मान यदि अपन बढ़ा देंगे, बाह्य बल का मान बढ़ा देंगे तो वस्तु है वो चलने लग जाएगी। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। क्या है दोस्तों, सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण का मतलब क्या है, अधिकतम स्थैतिक घर्षण। क्या है दोस्तों, अधिकतम स्थैतिक घर्षण। समझ गए होंगे कि जब किसी वस्तु पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा हो तो घर्षण है ही नहीं बल ही नहीं लग रहा। जैसे ही बाह्य बल अपन लगाएंगे तो बल प्रारंभ में छोटा है, कम है, बल कम है, तो धीरे धीरे क्या लगाएंगे, ये वस्तु नहीं हिल रही, बल लगा रहे हैं अपन, तो यहाँ जो घर्षण बल विपरीत दिशा में लग रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण बल। अब अपन बाह्य बल का मान दोस्तों क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति आ गई कि वस्तु बस चलने ही वाली है। इसका मतलब क्या है, स्थैतिक घर्षण की जो परिमाण था वो मैक्सिमम हो गया, अधिकतम हो गया, कि अब वस्तु को ये रोक नहीं पाएगा। तो अपन ये लिख सकते हैं क्या, Fs लिमिटिंग क्या कहलाता है दोस्तों, Fl कहलाता है, या अपन ये कह सकते हैं Fs मैक्सिमम बराबर क्या हो गया, Fl। यानी इसके बाद में ये कण है इस सतह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दौड़ने लग जाएगा। क्या होगा, दौड़ने लग जाएगा। तो ये क्या है, स्थिति घर्षण एक प्रकार, और ये स्थिति घर्षण का क्या है, अधिकतम लिमिटिंग। और तीसरा कि भाई अब अपन इतना बल लगा दें कि वो क्या कर रहा है ये कि वस्तु ये इसी सतह पर रखी हुई यही वस्तु, और इस पे यही ये बाह्य बल F और ये वेट W और ये N प्रतिक्रिया बल,
और अब इसमें वस्तु फिसलने लग गई। अपन ने बाह्य बल का परिमाण इतना बढ़ा दिया, जब बॉक्स फिसलना आरंभ कर दे तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए भी क्या है, एक घर्षण बल आवश्यक होता है। उसकी गति को बनाए रखने के लिए भी एक घर्षण बल F की आवश्यकता होती है। फिसलती हुई सतहों के मध्य घर्षण बल, यानी यहां जो घर्षण बल लगेगा दोस्तों, उसको अपन क्या कहेंगे, F के। क्या कहेंगे, F के। और उसे अपन बोलते हैं गतिक घर्षण। क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण। तो घर्षण मेनली दो प्रकार का हो गया। तो शुष्क घर्षण अपन बात करें, मैंने पहले भी लिखा था शुष्क घर्षण। एक तो क्या है, स्थैतिक, एक तो क्या है दोस्तों, स्थैतिक, और दूसरा क्या है, स्थैतिक घर्षण, और दूसरा क्या है, गतिक घर्षण। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, सापेक्षिक रूप से फिसलने की, सापेक्षिक रूप से फिसलने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। ठीक है। और ये क्या करता है, सापेक्षिक रूप से फिसलता है, विरोध करता है, तथा इसका मान नियत रहता है। सापेक्षिक रूप से फिसलने का विरोध करता है तथा इसका मान नियत रहता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। इसका मान दोस्तों क्या रहता है, गति घर्षण का मान नियत रहता है। अपन एक आगे ग्राफ बनाएंगे, उससे भी आपको यह समझ में आ जाएगा। और दूसरा क्या है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। वो इस प्रकार नहीं है दोस्तों, वो स्थैतिक घर्षण की एक लिमिटिंग सिचुएशन है। तो अपन ये क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण को अपन एस से डिनोट करते हैं, और गति घर्षण को दोस्तों अपन किससे डिनोट करते हैं, एफ के से डिनोट करते हैं। तो यहां जो ये जो सिचुएशन आई है वो क्या है, एफ एस मैक्सिमम, अधिकतम क्या कहलाता है, एफ लिमिटिंग, जिसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण घर्षण बल का प्रकार नहीं है। सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण की एक मैक्सिमम परिमाण की क्या है, क्वालिटी है। ये इसी का एक पार्ट है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों स्थैतिक घर्षण के बारे में। किसके बारे में, स्थैतिक घर्षण के बारे में बात करते हैं कि भाई स्थैतिक घर्षण क्या क्या है, क्या क्या इससे हो सकता है। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण का मान स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यह वह घर्षण बल है जो कि एक दूसरे के संपर्क में स्थित दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ करने से पहले प्रभावी रहता है। यानी दो वस्तुओं के मध्य सापेक्षिक गति प्रारंभ करने से पहले लगता है। यानी इसके कारण वस्तु गति नहीं कर पाती, वस्तु उसी सतह पर क्या होती है दोस्तों, बनी रहती है। दूसरी, इसकी प्रकृति स्वतः समायोजित है। यह अपने आप को एडजस्ट करता है, समायोजित। इसकी प्रकृति स्वतः समायोजित होने की होती है। इसकी प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों, स्वतः समायोजित होने की इसकी प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट बात क्या है, संख्यात्मक घर्षण, स्थैतिक घर्षण का संख्यात्मक मान स्थैतिक घर्षण का संख्यात्मक मान उस बाह्य बल के बराबर होता है, उस बाह्य बल के बराबर होता है जो वस्तु को सापेक्ष गति प्रदान करने की होता है, जो वस्तु को सापेक्ष गति प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है। और स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है, ये अपन ने कई बार लिख लिया है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है।
क्या कहलाता है दोस्तों? सीमांत घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाता है। ठीक है। और स्थैतिक घर्षण अपन देखें तो स्थैतिक घर्षण बल है वो किसके समानुपाती होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। यानी अपन क्या कह सकते हैं? F समानुपाती N जो वस्तु पे लग रहा है, और यहाँ से जैसे ही अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं दोस्तों, एक गुणांक आता है समानुपाती स्थिरांक μSN, जिसे अपन क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक या स्थैतिक, क्या कहते हैं दोस्तों? स्थैतिक घर्षण गुणांक इसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है, इसी की लिमिटिंग केस है सीमांत घर्षण बल। क्या है दोस्तों? दूसरा है ये पहला, और ये इसी का केस है दूसरा। इसे अपन क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण के नियम। सीमांत घर्षण के नियम, सीमांत घर्षण के नियम। ये पूरा जो चैप्टर है वो लगभग थ्योरेटिकल है, घर्षण और घर्षण की विधियां ये सारी, फिर अपन न्यूमेरिकल भी इसके करेंगे। सीमांत घर्षण बल FL दोनों सतहों के मध्य सीमांत घर्षण बल FL दोनों सतहों के मध्य, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के मध्य ही लगेगा, तो दोनों सतहों के मध्य लगने वाले, दोनों सतहों के मध्य लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल, लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। यानी मैंने वो लिखा था, FL समानुपाती क्या है? N, और यहाँ भी ऐसे मिटाओगे तो FL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? μS और इंटू M या μSN, और ये क्या हो जाएगी दोस्तों? N। भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू है। और वस्तु पर सीमांत घर्षण बल सदैव, सीमांत घर्षण सदैव वस्तु की गति करने की चेष्टा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? कि वस्तु इस दिशा में गति कर रही है, उसकी विपरीत दिशा में क्या लगता है? सीमांत घर्षण लगता है। आभासी क्षेत्रफल, सीमांत घर्षण है वो संपर्क करने वाली वस्तुओं के आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जब तक कि संपर्क वाली दो वस्तुओं की अभिलंब प्रतिक्रिया क्या नहीं रहे? समान नहीं रहे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीमांत घर्षण बल स्पर्श करने वाले, सीमांत घर्षण बल स्पर्श करने वाली सतहों के आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जब तक कि संपर्क वाली दो वस्तुओं की, संपर्क वाली दो वस्तुओं की अभिलंब प्रतिक्रिया बल समान ना हो, अभिलंब प्रतिक्रिया बल समान रहे, जब तक कि संपर्क वाली दो वस्तुओं की अभिलंब प्रतिक्रिया समान रहे। यदि ये प्रतिक्रिया समान रहेगी, देखो सीमांत घर्षण बल स्पर्श करने वाली सतहों के आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। कब तक? जब तक कि संपर्क वाली दो वस्तुओं की अभिलंब प्रतिक्रिया क्या रहे दोस्तों? समान रहे। ठीक है। सीमांत घर्षण बल का मान दो वस्तुओं के या सतहों के पदार्थ का मान, सतहों के पदार्थ एवं उनके चिकनेपन या खुरदने या खुरदरे
खुरदरे, चिकनेपन या खुरदरेपन पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण का मान दो वस्तुओं के पदार्थ के चिकनेपन एवं उनके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। इसका मान अन्य प्रकार के घर्षण बलों से अधिक होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। सीमांत घर्षण का मान, घर्षण बल का मान अन्य प्रकार के घर्षण बलों से अधिक होता है। अन्य प्रकार के घर्षण बल कौन से हैं दोस्तों? एक तो स्थितिक घर्षण बल है और दूसरा क्या है? गतिक घर्षण बल है। इन दोनों से किसका मान ज्यादा होता है? सीमांत घर्षण बल का मान होता है। ठीक है, तो ये नियम है। स्थितिक घर्षण में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती, दो ठोस सतहों के मध्य संपर्क सतहों के लगता है। ये सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स है। स्थितिक घर्षण का संख्यात्मक मान उस बाह्य बल के बराबर होता है जो वस्तु को सापेक्ष गति प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है। स्थितिक घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है दोस्तों? सीमांत घर्षण कहलाता है। और यदि इसके गुणांक की अपन बात करें तो एफएस म्यू एस एन या एफएस मैक्सिमम, यदि ये मैक्सिमम हो गया दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? एफएल हो जाएगा। सीमांत घर्षण बल एफएल दोनों सतहों के मध्य लगने वाले, इस पर निर्भर करता है। यह भी अपन ने डिस्कस किया है। सीमांत घर्षण सदैव वस्तु की गति करने की चेष्टा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये संपर्क वाली सतहों के आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता जब तक कि दोनों प्रतिक्रिया बल क्या नहीं हो दोस्तों? समान नहीं हो। सीमांत घर्षण बल का मान सतहों के पदार्थ एवं उनके चिकनेपन या खुरदरेपन पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण बल का मान इसके अलावा जितने भी घर्षण गुणांक होते हैं सबसे ज्यादा इसका मान ही होता है। ये दोस्तों स्थितिक घर्षण, दूसरा है सीमांत घर्षण। और अब अपन पढ़ेंगे गतिक घर्षण। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप ध्यान रखेंगे बस। गतिक घर्षण, गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है दोस्तों? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है ये? जब वस्तुएं आपस में गति करती हैं तो यदि वस्तु आपेक्षिक गति कर रही है, वस्तु की आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले, वस्तु की आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण, करने वाला घर्षण क्या कहलाता है दोस्तों? गतिक घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु की आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण क्या कहलाता है दोस्तों? गतिक घर्षण कहलाता है। गतिक घर्षण का मान, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से थोड़ा कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। इसका मान क्या होता है? गतिक घर्षण का मान है वो जो सीमांत घर्षण बल है उसके मान से थोड़ा कम होता है। कौन सा? गतिक। ठीक है, इसका मान प्रतिक्रिया बल पर एन पर निर्भर करता है। यानी गतिक घर्षण बल का मान भी किस पर निर्भर करता है? एन पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका मान वस्तु की गति के प्रकार, इसका मान वस्तु की गति के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, प्रकार पर निर्भर नहीं करता। इसमें गति का प्रकार जैसे त्वरित गति है या मंदित गति है, इस पर यह निर्भर नहीं करता, जैसे नहीं करता है। ठीक है ना? या नियत वेग से गति है, क्योंकि इसका मान क्या होता है दोस्तों? क्योंकि इसका मान नियत होता है। यानी गतिक घर्षण का मान दोस्तों क्या होता है? नियत होता है। और इसका संख्यात्मक मान एफ के का मतलब है काइनेटिक का मतलब घर्षण एन। तो जैसे इसको मिटाएंगे तो एफ के बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? म्यू के एन। ठीक है, और यहां से अपन ने अभी पढ़ा है क्या कि एफ एस मैक्सिमम सीमांत घर्षण इज हमेशा क्या होता है? एफ के से ज्यादा होगा। यहां से इसको लिखोगे तो म्यू एस एन क्या होगा दोस्तों?
म्यू के एन, एन से एन कट जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है कि म्यू एस का मान हमेशा, यानी स्थितिक घर्षण गुणांक का मान हमेशा किससे ज़्यादा होता है, गतिक घर्षण के मान से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसका संख्यात्मक मान एफ के बराबर क्या होगा दोस्तों, म्यू के एन होता है, जहाँ म्यू के है गतिक घर्षण गुणांक, म्यू के को अपन क्या कहते हैं, गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। अब घर्षण गुणांक अपने पास में दो आ गए। घर्षण गुणांक एक तो कौन सा है दोस्तों, स्थितिक घर्षण गुणांक, ठीक है। ये क्या था, एफ एस समानुपाती एन, और यहां से अपन ने एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, इंप्लाइज दैट म्यू एस इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, एफ एस बटे एन। ये तो क्या आ गया, स्थितिक घर्षण, म्यू एस बराबर एफ एस अपॉन एन या एफ अपॉन एन। और गतिक घर्षण गुणांक अभी लिखा है अपन ने, ये क्या हो गया, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, तो म्यू के बराबर क्या हो गया दोस्तों, एफ के बटे एन। तो ये देखो ऊपर भी बल नीचे भी बल, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं, नेक्स्ट जो अपनी बात आ गई वो क्या है कि म्यू एस एवं म्यू के मान संपर्क में आने वाली दोनों सतहों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। म्यू एस तथा म्यू के का मान संपर्क में आने वाली दोनों सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू का मान सतहों के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। म्यू का मान चाहे कोई सा भी हो, म्यू का मान संपर्क सतहों के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, म्यू एस, ये ऊपर भी बल नीचे भी बल, तो बल बटे बल, यानी म्यू एस व म्यू के विमाहीन तथा मात्रकहीन होते हैं। क्या होता है, म्यू का मान म्यू एस व म्यू के दोनों क्या हैं दोस्तों, मात्रकहीन है। ये सारी बातें किसके बारे में है, घर्षण कितने प्रकार का, गतिक घर्षण क्या है, स्थितिक घर्षण क्या है, उसके क्या क्या नियम है, ये अपन लोगों ने डिस्कस किया है। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट इन जो अपन ने पढ़ा है इनके बारे में नोट है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको अपन और डिस्कस कर लेते हैं। ये अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर का कि घर्षण कितने प्रकार का, लिमिटिंग केस कौन कौन सी है। हाँ, अब देखो नोट, इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन अपने आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि घर्षण सदैव संपर्क सतहों की आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति का या आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। अब घर्षण सदैव संपर्क सतहों की आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति का मतलब है गति करने वाले, प्रवृत्ति एवं आपेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण तो यही काम करता है कि या तो आपेक्षिक गति यदि होने वाली है उनका विरोध करेगा, या क्या करेगा दोस्तों, गति हो रही है तो विरोध करेगा। स्थितिक घर्षण बल वस्तु की विरामावस्था, स्थितिक घर्षण बल वस्तु की विरामावस्था में आरोपित बल को संतुलित करता है, यानी ये केवल स्थिर अवस्था में ही लगा होगा, ठीक है। ये क्या है, सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स है, अपने आप को समायोजित करता है, ये अपना है। जबकि गतिक
गतिक घर्षण सेल्फ एडजस्टमेंट बल नहीं है, ये याद रखना है। स्थितिक घर्षण स्वतः समायोजित या समंजित होने वाला बल है, जबकि गतिक घर्षण बल स्वतः समंजित नहीं होता है। घर्षण बल संपर्क सतहों के समानांतर लगने वाला संपर्क बल है। जो वस्तुएं संपर्क में हैं उनके समांतर सतहों के मध्य लगने वाला बल है, तथा सतहों के बीच की अपेक्षित गति का अथवा गति करने की प्रवृत्ति का क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। अपवाद स्वरूप इंपॉर्टेंट बात है कि म्यू एस का मान, जो स्थितिक घर्षण म्यू एस एवं म्यू के मान एक से अधिक हो सकते हैं। हाँ, अपवाद स्वरूप, वेरी इंपॉर्टेंट, अपवाद स्वरूप म्यू एस एवं म्यू के मान एक से अधिक हो सकते हैं। यद्यपि सामान्यतया एक से कम ही होते हैं, यानी इनका मान है वो एक से कम ही होता है, एक से कम ही होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप ये क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अपवाद स्वरूप म्यू एस एवं म्यू के मान एक से अधिक हो सकते हैं, यद्यपि सामान्यतः ये एक से कम ही होते हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जब बहुत अच्छी पॉलिश की गई, जब बहुत अच्छी पॉलिश की गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब बहुत अच्छी पॉलिश की गई दो सतहों को जोर से दबाया जाता है, जोर से दबाया जाता है, तो वेल्डिंग, तो दोस्तों कैसी स्थिति आ जाती है, वेल्डिंग जैसी स्थिति प्राप्त होती है। तो वेल्डिंग जैसी स्थिति प्राप्त होती है, इसे ठंडी वेल्डिंग कहा जाता है, इसे ठंडी वेल्डिंग कहा जाता है। जैसे कोल्ड कॉफी नहीं होती क्या, वैसे ही दोस्तों वेल्डिंग है वो ठंडी वेल्डिंग कहा जाता है। जब बहुत अच्छी पॉलिश की हुई, क्वेश्चन आ सकता है, जब बहुत अच्छी पॉलिश की गई दो सतहों को जोर से दबाया जाता है तो वेल्डिंग जैसी स्थिति प्राप्त होती है, इसे ठंडी वेल्डिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगा, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब अच्छी पॉलिश की हुई तांबे, जब अच्छी पॉलिश की हुई तांबे की दो प्लेटों, अच्छी पॉलिश की हुई तांबे की दो प्लेटों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो घर्षण कम होने के स्थान पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कम होने के स्थान पर घर्षण बल बढ़ जाता है। घर्षण कम होने के स्थान पर घर्षण बल बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि अच्छी पॉलिश की गई दो सतहों के मैक्सिमम संपर्क में जितने भी आएंगे, उनके जो संपर्क में समीप रखने पर संपर्क में आने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। भाई दो चिकनी वस्तुओं को अपन एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो संपर्क में आने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, तांबे की है तो यहाँ पर कौन से बल, ससंजक या आसंजक बल बढ़ने के कारण, किसके कारण, या तो ससंजक बल या बढ़ जाते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि जब अच्छी पॉलिश की हुई तांबे की दो सतहों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो घर्षण बल, चिकनी सतह है तो अपने तो दिमाग क्या कहेगा कि घर्षण बल का मान कम हो जाना चाहिए, लेकिन उनको ऐसे रखेंगे दोस्तों तो
उनके अणु हैं, तांबे के अणु या परमाणु है, एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में आ जाएंगे, ज़्यादा संपर्क में आ जाएंगे तो अणुओं का आपस में ससंजक, यानी एक जैसे अणु के मध्य लग रहे हैं तो ससंजक, और एक से यानी एक तांबे का एक दूसरे का हो, प्रकृति यदि सेम है बलों की अणुओं की तब तो ससंजक बल कोहेसिव, और असंजक बल का मतलब है अणु की प्रकृति समान नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? या तो वहां ससंजक बल एक जैसे हैं तो, और एक जैसे नहीं है तो वहां ससंजक, और एक जैसे हैं तो वहां असंजक बल हमेशा आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, का मान क्या होता है दोस्तों? ये दोनों ही बल कैसी प्रवृत्ति होती है इनकी? आकर्षण प्रवृत्ति होती है। इनका मान बढ़ जाता है तो यहाँ घर्षण कम होने की बजाय घर्षण का मान दोस्तों क्या होगा? बढ़ जाएगा। इस प्रकार से अपन ने घर्षण प्रकृति में किस प्रकार का है, फिर घर्षण में जो वस्तु एक दो सतहों पर वस्तु जब फिसलती है तब कितने प्रकार का, तो प्रकृति में तो 3 प्रकार का बताया मैंने, शुष्क, श्यान, तरल और आंतरिक। और वस्तुएं जब आपस में फिसलती हैं तो उसके लिए भी कितने 2 प्रकार हैं, एक तो स्थितिक और एक गतिक। स्थितिक की अलग कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि स्थितिक घर्षण का लिमिटिंग मान क्या कहलाता है दोस्तों? सीमांत घर्षण बल कहलाता है। उसके लिए अपन ने अलग से डिफाइन कर लिया है। तो इस वीडियो को आप देख लोगे, एक बार देख लोगे, 2 बार देख लोगे, ज़्यादा इसको विशेष रूप से देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 2 बार देख लोगे तो आपको चीज़ें दोस्तों याद हो जाएंगी। इसमें एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अपन ने लिखा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, और म्यू एस वाला की म्यू का मान कितना होता है, वे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसको आपको देखना है। और आगे वाले वीडियो में, इसी की वीडियो में अपन इस चैप्टर को क्या कर लेंगे दोस्तों? कंप्लीट कर लेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन है, घर्षण कौन है, विराम कौन है, वो सारी बातें अपन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स।